लोग बार बार पूछते हैं कि आप सब लोग एक पेज पर हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहाँ? क्या हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये एक पेज हुआ। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रुकावट आए हम उसको अबूर करें, ये एक पेज हुआ। चोरी डाका जो पिछले 2 साल में पाकिस्तान की मईशत में डाला गया है और गरीब की जेब पे डाला गया है तो ये चोरी डाके वाले लोग हैं और मुल्क की तबाही के ऊपर डेस्क बजाए जा रहे हैं अंदर। सदर मुमलकत सो कॉल्ड जो है नाम नहाद, वो तमाम तर अपने ओहदे का आईनी जवाज जो है वो खो बैठे हुए हैं। इस वक्त मईशत और तबाही का जश्न मनाया जा रहा है 2 साला, और हर तरफ जो है लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में तकरीर है पकड़ी हुई, सदर मुमलकत की झूठ का पलंदा है। इनकी परफॉर्मेंस पे स्वाय मातम करने के और कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे तो कम से कम ये एहसास हुआ कि ये किसी और हुकूमत और किसी और मुल्क की बात हो रही है, ये पाकिस्तान की बात तो कोई भी उस तकरीर में नहीं थी। ये पहली दफा जमहूरी हुकूमत में पाक फौज और मुंतखब हुकूमत एक लाइन और लेंथ पर है। पीपल्स पार्टी और नून के बहुत सारे लोग नाअहल होता देख रहा हूँ। हुकूमती जमात में इक्का दुक्का कोई होंगे, अगर होंगे खासतौर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस में सीरियस देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये शेख रशीद साहब का जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था। अपोजिशन में कुछ लोग नाअहल होते हुए देख रहा हूँ। ये अगर तो ये बात सच है और ये होने जा रही है तो ये पीपल्स पार्टी और PMLN की सियासत के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ज़्यादा केसेस उनके ही चल रहे हैं और उनके केसेस में अगर उनको नाअहल किया जाए तो वो अपनी क़यादत के अहम तरीन लोगों से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, जिनमें उस्मान बुज़दार साहब भी हैं, जिनमें जो है वो दीगर कुछ लोग भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर भी मामला है। अभी तो जो फॉरेन फंडिंग का केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी दबा हुआ है। लेट्स सी उसके अंदर से क्या निकलता है। बहरहाल शिबली फराज साहब ने आज ये कहा कि हुकूमत को हालात बहुत मुश्किल मिले, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, 2 साल में मुल्क को तब्दील नहीं कर सकते थे। तो क्या अब मुल्क तब्दील हो जाएगा? ख़ास तौर पर जो मार पड़ी है आम आदमी को आटे में, चीनी में, घी में, दालों में, आटे में और चावल में और गैस में, बिजली में, पेट्रोल में, किरायों में, हर चीज़ के अंदर जो इजाफा हुआ और जो महंगाई हुई है, उसकी वजह से आम आदमी को बहुत ज़्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है। क्या ये बोझ हुकूमत इस साल में उतार देगी या आम आदमी इस बोझ के साथ ही जीने की आदत डाल ले? एक और चीज़ है कि एहतसाब के लिए सबसे ज़्यादा नारा लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इन 2 सालों में किसी किस्म की कोई कानूनी इस्लाहात जो हैं वो एहतसाब के लिए पाकिस्तान में नहीं ला जा सकी और इसमें कोई कंसेंसस नहीं बनाया जा सका। कुछ और चीज़ें हैं जिन पे कंसेंसस हुआ, लेकिन एहतसाब के ऊपर कंसेंसस नहीं हो पाया। और क्या अपोजिशन वाकई इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है? अगर छुड़वाना चाहती है तो फिर छुड़वा क्यों नहीं लेती? बहुत सारे आसान तरीके हैं, उन पर भी आज बात करेंगे। कराची के अंदर एक नया ज़िला बनाने की मुखालफत की गई है, पहले उसकी बात की गई कि 7वां ज़िला बनाया जाए वहाँ पर, लेकिन कराची में अगर आप 100 ज़िले भी बना लें और काम ना करना चाहें तो 700 के 700 ज़िलों में तबाही होगी और काम नहीं होगा। ज़िला बनाने से नहीं, नीयत बनाने से काम होगा कराची में, और काम करने से कराची बेहतर होगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवा देता हूँ। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप किसी तारुफ के मुताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। निसार चीमा साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और कमरुज़मान कायरा साहब हमारे साथ ऑडियो लाइन पे मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं कायरा साहब आपसे शुरू करता हूं। वो कह रहे थे जी कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, तो 2 साल में इतना ही कर सकते थे, मुल्क को मुकम्मल तब्दील करना मुमकिन नहीं था। तो अब 2 साल के बाद, यानी नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है जब आपके दौरे हुकूमत के बाद रो पीट रहे थे तो वो 6 महीने तक रो पीट रहे थे। उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली और फिर उन्होंने ये कहना बंद कर दिया। लेकिन ये तो 2 साल के बाद भी अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं या उनकी पार्टी ये कह रही है, तो जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे शुरू कर देते हैं। आप बताएं कि आपको लगता है कि अगले 3 सालों में वो ये नहीं कह रहे होंगे? मेरा ख्याल के ये जो बात कर रहे हैं अगले 3 सालों में ये बात आगे जारी रखेंगे वो, क्योंकि खुद ही उन्होंने भी ये बात करना शुरू कर दी है कि हमारे जो चैलेंजेस थे या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी चैलेंजेस की,
या जिस तरीके से उन चैलेंजेस को हमने डील करना था या करना चाहिए था, वो शायद हमारे बस में नहीं था, या इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी पार्लियामेंट में, या ये कह लीजिए कि इनके पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं था इस चीज़ का। अब जिस चीज़ को भी देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता आके लगता यूँ है कि हुकूमत को थोड़ी बहुत मामलात की एक तो समझ आना शुरू हुई है, और दूसरा ये थोड़ा बहुत हकीकत पसंदाना अभी बात करना शुरू हुए हैं कि सब कुछ इनके बस में नहीं है, ना ये हो सकता है इतनी जल्दी। पाकिस्तान के मसाइल दरअसल हैं बहुत बड़े, और ये नहीं मैं समझता कि अगले 3 साल में या अगले 5 साल में या 8 साल में ये आसानी से हल हो पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, चाहे वो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, चाहे हमारा सिस्टम है, चाहे वो आपका हुकूमत का अपना ढांचा है, कि किस तरीके से आपने आइन की हमने शक्ल बिगाड़ के रख दिया, वो है, वो सब अगर आप मिला के देखिए तो कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए इनमें से, ये सारी पार्टी मिलकर बैठ भी जाए, तब भी इसका हल वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि नंबर एक तो इनके मफादात जो है वो आपस में टकराते हैं। नंबर 2, जो वाज़ेह मकसदियत होनी चाहिए कि पाकिस्तान को हमने आगे लेके चलना है, वो मुझे बदकिस्मती से इतनी नजर नहीं आए वाज़ेह तौर पर सब पार्टी। हाँ, इमरान खान साहब की हद तक आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो एक फोकस और एक जो स्ट्रक्चर और एक जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, वो अभी तक मिसिंग नजर आई है। जनरल साहब, मैं एक मिनट, आप जनरल साहब एक सेकंड, मैं वापस आपके पास आता हूं। मैं जरा एक मिनट कायरा साहब से मैं शुरू में ये जरा इसके ऊपर पूछ लूं एक दफा, ताकि वहीं से हम आगाज करें कि हुकूमत कहती है कि मसाइल बहुत पड़े थे। नवाज शरीफ साहब ने मसाइल का रोना 6 महीने तक रोया था। पीपल्स पार्टी ने जो मुशर्रफ साहब के दौर के मसाइल थे उनका रोना 6-7 महीने तक रोया था। इससे ज्यादा कोई भी नहीं रोता। लेकिन 2 साल के बाद अगर आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि पिछली हुकूमत की वजह से हम तब्दीली नहीं ला पाए, तो क्या इसकी कोई श्योरिटी है कि अगले 3 साल के बाद वो नहीं रो रहे होंगे? कायरा साहब देखिए, पहली गुजारिश ये है कि खान साहब को अब कंटेनर से उतराना चाहिए था। आपने ठीक निशानदेही कर दी। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना इमरान साहब, तो उसकी कोशिश होती है कि वो हकायक जो है उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के खुले आवाम पे पेश करते हैं, कोई चीज पे पीछे नहीं रखी जाती। इसलिए कि जब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जाके उनकी परफॉर्मेंस गेज हो, तो वो कहें हम तो बड़े मुश्किल हालात से चले थे, पाकिस्तान का खजाना खाली है और मुल्क के इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। ये हर वजीर खजाना की तकरीर का हिस्सा रहा। लेकिन सवाल ये है कि 2 साल के बाद आज आप फिर खड़े होकर कंटेनर पे यही कह रहे हो कि जी हमें ये करना चाहिए, पाकिस्तान में कार्टेल तोड़ने चाहिए, हम ये करेंगे। ये गा गे की तो एक वक्त होता है भाईजान। आप 2 साल के बाद ये बताइए कौम को कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने ये मसाइल खड़े किए थे, हमने 2 साल में इनको ये ठीक किया, अब अगले 3 साल में हम ये करना चाहते हैं, तो आपकी बात में वजन आएगा। वरना आप जो बात कर रहे हैं उस बात को लोग सुनेंगे और समझेंगे नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह खान साहब उसी इंटरव्यू में उन्होंने कल, जो परसों के कल था, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये ब्लैकमेल मुझे करना चाहते हैं, इन्होंने फेटफ के कानून पे मेरे साथ लिंक कर दिया, उसको ब्लैकमेल करना चाहा। तो मैं हैरान था कि वो कैसी ब्लैकमेलिंग है कि जो फेटफ का कानून था वो पास हो गया और अपोजिशन ने ब्लैकमेल भी किया और नैब का बिल पास भी नहीं हुआ। तो फिर ब्लैकमेलिंग क्या थी? अगर ब्लैकमेलिंग थी तो वो बिल पास ना होता। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। इसी तरह वो कहते हैं कि जी ये माफिया बनाए थे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के अदवार में और माफियाज ने इस मुल्क में डाके मारे। अच्छा, हमारे दौर में शुगर माफिया बन गया, हालांकि चीनी की जो कुल पैदावार मुल्क की है उसका कुछ 70-75% पैदा करने वाला, लेकिन चले हमारे दौर में कार्टेल बन गए और लूट मार मुल्क में हो गई, लेकिन चीनी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। किधर हुआ? हमारे दौर में कार्टेल साहब आपके मोहल्ले में हुआ होगा, यहाँ तो कहीं नहीं है। नहीं भाई, मैं हमारे दौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने आपके दौर में अभी तो सर बेड़ा गर्क हुआ है। नहीं, मैं आज की बात अभी और तरह कर रहा हूँ ना। सवाल यह है कि हम पे इल्जाम है कि उनके दौर में कार्टेल थे और उन कार्टेल्स ने लूटा मुल्क को। हमारे दौर में जो कार्टेल्स थे और मुल्क लूट रहा था, उस वक्त चीनी भी सस्ती थी, तेल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, खाने पीने की अशिया भी सस्ती थी और कार्टेल्स थे। और आज नेक पाक हुकूमत आ गई है, कार्टेल्स को तोड़ना चाहती है।
आटा कमीशन, चीनी कमीशन, तेल कमीशन, पता नहीं कितने कमीशन बनाए, और जो कमीशन बनाया उसका हाल ये है कि आटा है तो वो अवाम की बसात से बाहर निकला है। कमीशन बना के आपने कहा कि जी 77 रुपए चीनी क्यों हुई, आज 110 रुपए हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि जो नुक्ता आगाज था इस गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट ने आने से पहले जब लोगों से प्रॉमिसेस किए थे वो क्या थे, वो जरा गौर कर लीजिए। आपके पास पड़े होंगे खान साहब के वो पॉइंट्स भी पड़े होंगे, मैनिफेस्टो पड़ा होगा या उनकी तकारीर होगी। वो नंबर 1 वो कहते थे कि हम आएंगे तो हम तेल, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया सस्ती कर देंगे। ये नंबर 1 उनका आइटम था, और उसका कुलिया ये देते थे कि उनके ऊपर जो बहुत ज्यादा बोझ है टैक्सेस का वो हम खत्म करेंगे, और तेल भी सस्ता, गैस भी सस्ती, बिजली भी सस्ती, हर चीज सस्ती हो जाएगी। ठीक है। फिर वो कहते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर जो 200 अरब डॉलर हमारा बाहर पकड़ा गया है, 200 अरब डॉलर हमने वापस लाना है, वो 100 अरब हमने कर्जे वापस करने हैं, 100 अरब हम पाकिस्तान में तरक्याती कामों पे लगाएंगे। क्या सूरत हाल है आज। आप कायरा साहब वो वादे पूरे नहीं कर पाए, वो वादे पूरे नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल तो गुजर गए हैं, अगले 3 साल का बताएं कि 3 साल के बाद भी हम यही सुन रहे होंगे। अरे भाई 3 कहां, हमने इस साल इनको फारिग करना है, ये रहेंगे तो पाकिस्तान का और बर्बादी करके जाएंगे। ठीक है, इस साल फारिग करना है। कायरा साहब थैंक यू वेरी मच। ये मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जरा PMLN से भी, मैं निसार चीमा साहब, इस साल वाकई फारिग करना है? वैसे अगर आपने अभी भी फारिग ना किया तो आप फारिग हैं फिर। देखिए इमरान साहब, जो इन्होंने 2 साल में कौम का हश्र कर दिया है, अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, अवाम की कमर तोड़ के रख दिया है, महंगाई के जिस तरह इन्होंने बम गिराए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई 2 साल के अरसे में तो हम यही कुछ कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र है आपने यही कुछ किया है, मजीद कुछ करने की आप में हिम्मत होती तो अब तक जान भी निकाल चुके होते इस कौम की, जो आपने असर किया है। देखिए इन्होंने अपनी नायली और बदइंसामी की वजह से, अपनी दरोगोई और बदजुबानी की वजह से नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, झूठे इल्ज़ामात के रिकॉर्ड, ये साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड, आप देखें महंगाई के नए रिकॉर्ड, लाकानूनियत के रिकॉर्ड देखें। और ये कि जो असल बात है, आप ज़रा गौर करें, आप एक आम आदमी जो है उससे पूछें कि क्या किस भाव बिक रही है, वो जो है उसका जीना किस तरह कितना मुश्किल हो गया है। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें देखें आप, ये है कि आप आटे की, चीनी की कीमत देखें। बात यह है कि इन्होंने जो अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, एक नया रिकॉर्ड कायम किया, हमारी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर यह है कि देखें इन्होंने अपने वतन को बदनाम करने के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। आज तक हमारे किसी मुल्क के वज़ीर आज़म ने, सरबराह ने मुल्क से बाहर जाकर कभी ये नहीं कहा कि आपके इस मुल्क के खिलाफ हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही, जिस तरह ईरान में इन्होंने जाके ये कहा, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स। फिर किसी वज़ीर आज़म आज तक इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना बात की कि जनाब, और ये बेबुनियाद बात नहीं सर, कायदा के दहशतगर्दों को आप फैक्ट्स खराब ना करें। देखिए कहा है इल्जाम है अपने कौमी इदारों के खिलाफ। सर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम इजाजत नहीं दे सकते कि यहां से जाके मुंबई में अटैक किया जाए। किसने कहा है कि हमारे मुंबई अटैक को मियां नवाज शरीफ आईएसआई ने अलकायदा के दहशतगर्दों को, सर ये तो इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा, लेकिन सर नहीं मैं हकायक बता रहा हूं। देखिए किसने कहा है, किसने कहा है कि अलकायदा के दहशतगर्दों को आईएसआई ने, इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने मसख ना करे, इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने कहा है। सर इमरान खान ने कहा है, ओ सर मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब क्या ज़हन बना के आए। इमरान खान ने कहा, कह रहा हूं खान ने कहा कि यार इमरान खान ने कहा, डॉक्टर साहब इमरान खान ने कहा, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब सुन तो लें, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब सुनो, फॉर गॉड से डॉक्टर साहब सुन तो लें। इमरान खान ने ये गलत कहे हैं, मैं ओन कर रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि खाली इमरान खान ही एक ऐसा आदमी है, सर एक मिनट सुन तो लेना आप, खाली इमरान खान ही एक ऐसा आदमी है, ये हकायक के मुनाफी है। क्योंकि एक आदमी और हुआ करता था नवाज शरीफ, जिसने ऐसे जुमले और बोले थे कि मुंबई के अंदर जाके पाकिस्तान से अटैक किया गया और इसकी इजाजत क्यों दी गई। और डॉन लीक्स भी आपके सामने, मियां नवाज शरीफ दूसरे आदमी है, इमरान खान एक आदमी है, नवाज शरीफ दूसरा आदमी है। ये हरकत दोनों ने की है, किसी एक के खाते में ना डालें, ये है हकीकत। नहीं उसको देखें आप ये देखें, बात जो है कि मुख्तलिफ तनाज़ुर में आप उसको मिसाल दे रहे हैं, लेकिन मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं जो कह रहा हूं
कि इमरान खान साहब ने जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखें, गुजारिश ये है कि और फिर इमरान साहब फिर ये है कि ये सारे काम करके अवाम के साथ, कौम के साथ जुल्म करके, और फिर ये है कि यू टर्न के भी नए रिकॉर्ड, कर्जे लेने के नए रिकॉर्ड। आपको पता है कि हम कर्जे ज्यादा नहीं है, यू आर राइट, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स हमारे कर्जे भी बड़े हैं, हमारा सर्कुलर डेट भी बड़ा है। 5 साल के अरसे में जितने कर्जे लिए, इन्होंने 2 साल में उससे ज्यादा कर्जे ले लिए। ठीक, एक ब्रेक लेंगे और फिर देखिए सर, ब्रेक कर ब्रेक लेने वापस आके बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फेलियर्स बहुत ज्यादा है, मईशत बहुत बुरी है इस वक्त। महंगाई की जो शरह है, या जो लोग महंगाई को भुगत रहे हैं, वो माजी में उन्होंने इस तरह की महंगाई नहीं भुगती है। आटे की कीमत जो इस वक्त है, जो चीनी की कीमत इस वक्त है, वो इससे पहले नहीं थी। जो घी की और दालों की और चावल की कीमत इस वक्त है, वो इससे पहले नहीं थी। लिहाजा ये तो बोझ लोगों पे पड़ा है और ये फेलियर है हुकूमत का। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, अगर इन्होंने गलतियां की हैं फॉरेन पॉलिसी में, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ब्लंडर्स किए हैं, वहां पे इमरान खान अकेले नहीं हैं, अगर हैं तो। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सदाकत अली अब्बासी साहब, जरा इसको क्लियर कर दें, क्योंकि इससे पहले हम सब ये बात कर रहे थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से भी बात हुई हमारी, निसार चीमा साहब भी बात करते, जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी। आप जरा क्विकली मुझे ये बताएं कि 2 सालों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, हालात बहुत ख़राब छोड़ के गए थे। इससे पहले वाले हुक्मरानों ने ये बहाना 1 साल तक किया, मैक्सिमम 1 साल तक किया। 6 महीने के बाद वो कहते थे अब हमारी परफॉर्मेंस की बारी है। आप 2 साल के बाद भी वही बहाना, सर क्या अगले 3 साल भी हम यही सुनेंगे? इमरान साहब बहुत शुक्रिया, कोई बहाना नहीं है। जो हमने अचीव किया आज अल्लाह ताला के फजल करम से, खैबर पख्तूनख्वा में जहां हमारी हुकूमत को आज 7वां साल है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को हमने हेल्थ कार्ड दे दिया। आज उसकी सेहत रियासत की जिम्मेदारी बन गई है, ये मेरी अचीवमेंट है। ज़रूर है मईशत, आप समझते हैं सारे कि मईशत में अगर आप कर्जे ले लेके मईशत को फंसा दें तो जाहिर है जिसने कर्जे वापस करने हैं, जिसने अगले दिन गुजारा चलाना है, उसको सर एक छोटा सवाल पूछूं आपसे। आपने कहा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे को कार्ड दे दिया है, तो सर कार्ड ना भी दें, अगर सबको ही देना है तो सबको मुफ्त इलाज वैसे ही दे दें। आप कार्ड देने की क्या जरूरत है? यानी आपने कार्ड देके ये कहा सबका मुफ्त इलाज होगा, तो कार्ड दिए बगैर दे दें सबका मुफ्त इलाज। सर जब सबको ही देना है तो बगैर कार्ड के दे दें। सर उसका नहीं देखें, ये कोई सरकारी इलाज नहीं है, ये प्राइवेट इलाज है। और आप समझें कि प्राइवेट इलाज की कितना महंगा है। सरकारी अस्पताल तो था, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आप इसको अपने अल्फाज में मैं तो कहता हूं, आप बड़े अच्छे एंकर हैं और बड़े बैलेंस हैं आप करते हैं, आप इसको अप्रिशिएट करें कि कार्ड पकड़ाया या जो भी किया, तरीकाकार हमने अपना अडॉप्ट किया कि आपको सरकारी अस्पताल में इलाज ना हो तो प्राइवेट में कराएं। 10 लाख एक खानदान को देना, ये पाकिस्तान जैसे एक तीसरी दुनिया के मुल्क में ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको ना माने, आप नहीं, बड़ी खबर है सर, नहीं बड़ी खबर है। मैं मान लेता हूं इसको, लेकिन सर मैं इसको मान लेता हूं, आपने बहुत शानदार बहुत बड़ा काम किया। अब आप इसको मान लें कि आटा, चीनी, दालें, चावल, घी, तेल, पेट्रोल, गैस सब महंगा हो गया, आप इसको मान लें। अब दूसरा, जिस सूबे में आप और मैं बैठे, यहां 72 लाख खानदानों की हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है, ये अच्छी बात है। आपने जो आटा चीनी की बात की, वो मैं भी मानता हूं, वजीर आजम भी मानते हैं कि वो चीजें अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं आई। जिस तरह हमने कहा कि इस मुल्क में जिस तरह माफिया, देखे ना, ये आप बात समझते हैं। आज हम ये सारी फैक्ट्रियां जो है ना, वो कुछ सरकारी उसको ऑन नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारी आपकी मजबूरियां होती हैं। सर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कैसे करते थे? एकदम से सब आसिफ अली जरदारी कैसे करते थे? कोई नहीं करते थे, वो तो साथ मिले हुए थे यार, वो साथ मिले हुए थे। तो आप जैसे कहते हैं सारे चोर अंदर हो जाएं, तो यार उसमें आइन, कानून, अदालतें, इदारे, कमजोरियां सब है ना, हमने इनहेरिट किया एक सिस्टम। तो अब आप समझें कि हम एकदम से ये जो माफिया चले वर्ड नहीं यूज करते, ये जो कार्टेल्स हैं मेरे भाई, इनको अब अगर आज बंद कर देंगे, मुझे सदाकत भाई थोड़ा समझा दें, मुझे समझा दें। नवाज शरीफ कार्टेल के साथ मिला हुआ था और चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था। इमरान खान कार्टेल्स को मार रहा है तो चीनी सस्ती, यानी कार्टेल्स को फायदा इमरान खान के दौर में हुआ महंगी चीजें बेच के, या नवाज शरीफ के दौर में हुआ सस्ती चीजें बेच के? मुझे ये बताइए। इमरान मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि वो एक दौर में 1 रुपए का 10 किलो आटा लिया करते थे। तो अब आप माजी की बातें ना करें, दुनिया में चीजें आगे जाती हैं। अब आप नवाज शरीफ के दौर में अगर चीनी 52 रुपए थी, सुन लेना, चीनी 52 रुपए थी, तो उस वक्त सोना भी तो 7,000 का था।
अब सोना कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला गया। तो मेरा ख्याल है हम जरूर है कि उस वक्त लोगों की तनख्वाह अगर बुनियादी जो आपकी क्या होती है मिनिमम वेज 8,000 था तो आज 18,000 है। नहीं, वो खुदा का नाम है भाईजान, ना करें सर। 8,000 वेज तो मुशर्रफ के दौर में नहीं थी। क्या कर रहे हैं सदाकत भाई, क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं भाई मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं थी, फॉर गॉड सेक। 8,000 तनख्वाह तो मुशर्रफ के दौर से पहले, नवाज शरीफ के पिछले दौर में थी। भाईजान क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं मिसाल दे रहा हूं, आप नवाज शरीफ के पता नहीं कौन से दौर की। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या जिस तरह महंगाई बढ़ी है उस तरह आमदन बढ़ी है। हम इस बहस को आगे लेके जाते हैं। ये जो महंगाई वाली बात है ये बिल्कुल है, और हुकूमत पे अगर तनकीद है तो ये वाली तनकीद जायज़ है। और हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में 25% महंगाई थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में 15% भी रही, आखिर में कम होगी। ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम इस हद तक अपनी, जहां तक आटा चीनी की बात है, अपनी हुकूमत की कमजोरी मान रहे हैं, लेकिन आपको रिजॉल्व नजर आ रहा है, आपको लीडर की कमिटमेंट नजर आ रही है। लीडर की कोई अपनी फैक्ट्री नहीं है, इंशाल्लाह ये मसला भी हल होगा। लेकिन इस मसले में जो पाकिस्तान का इंतहाई गरीब आदमी था उसको मुफ्त खाना भी मिल रहा है, उसको मुफ्त रिहाइश भी मिल रही है। जैसे मैंने कहा KPK पंजाब में आपको हेल्थ कार्ड भी मिल रहे हैं। इसके अलावा आपकी मईशत, जिसको आपने बिल्कुल ही फेल कर दिया अपने इब्तदाइये में, उसको दुनिया के बड़े बड़े मईशत के इदारे मस्बत समझ रहे हैं। पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर हुआ। पिछले साल ये जो महीना था जुलाई का, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा तरसीलाते जर, जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, वो भी है। आप जरूर तनकीद करें, लेकिन चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सम्राट आम आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सर देखें, कार्टल्स जो हैं वो जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के साथी थे, लेकिन उनके दौर में भी महंगाई हुई, जरूर हुई, लेकिन ये तबाही नहीं फिरी। और ये हुकूमत खुद कहती है कि हमारे दौर में जो महंगाई हुई ये तबाही है, ये वाकई बहुत ज्यादा है और हम पे तनकीद जायज़ है। तो उनके एतराफ़ का हवाला देते हुए और उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं ये कहूँ कि कार्टल्स इनके साथ नहीं हैं लेकिन इनके दौर में बहुत खुश हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? तो बात तो आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, चाहे वो आटा है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो आपकी पेट्रोल सप्लाई है, जिस तरीके से ये सारा कुछ मैनेज हुआ है, ये तो पीपल हैव मिंटेड बिलियंस ओवरनाइट। ये जो सारे ग्रोस बन के बैठे हुए हैं, ये कार्टलाइजेशन जो है, ये हमारी हुकूमत को 2 साल बाद पता चला कि कार्टलाइजेशन हुई है। ये तो थी आपके, और इनको पता। देखिए, कोई एक्सक्यूज नहीं रहा अभी इनके पास। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये भी कहना चाहें कि अभी नून लीग की ये गलती थी या किस पार्टी की गलती थी, वो होगी, हम सब उसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं। लेकिन 2 साल के बाद हुकूमत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी। कारर साहब भी ठीक कह रहे थे, उन्हें बताना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान में आम आदमी की बेहतरी के लिए जो काम किए हैं, 1 2 3 4 5 ये काम है, इनमें हमारी कमजोरी रहेगी, इनको हमें ठीक करना है। कार्टलाइजेशन अगर है, सिर्फ कह देने से काम तो नहीं चलेगा। इसको तोड़ने के लिए क्या किया आप लोगों ने? अगर आपकी चीनी की कार्टलाइजेशन है या आटे की है, कि जिस तरीके से आपका पेट्रोल का मसला बना, हमने नून लीग के दौर में भी तमाशा देखा, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब ये जो हुआ है पिछले दिनों, जो ये हुआ है हमारे पाकिस्तान में हुआ है, इसमें किसी को कुछ नहीं हुआ। जिस दिन हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई है पेट्रोल पाकिस्तान में, इसी तरह खुला पेट्रोल तो मिलना शुरू हो गया, तो किसको आपने फांसी पे लगाया है, किसको आगे लेकर गए हैं? देखिए, इस पार्टी के दौर में बेहतरी हुई है, चंद चीजों में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है, वो हमें मानना चाहिए। लेकिन हमें इनको ये मानना पड़ेगा कि 2 साल के बाद इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया। अब इनके पास दे आर ऑन द डाउन हिल, क्योंकि यही वो पीरियड होता है आपका, पहले 4-6 महीने में आपका हनीमून पीरियड है, वो खत्म हो जाता है। देन यू कम टू ग्रिप्स विद द रियलिटीज कि ये रियलिटीज हैं, इनको हमने हटाने के लिए ये काम करना है। मैंने आज भी प्रेसिडेंट से मैं ये सुनना चाहता था, जो बताएंगे कि ये कार्टलाइजेशन है, इसको तोड़ने के लिए पीटीआई की हुकूमत है, वो 3 4 5 6 इकदाम उठाएगी। कोई बात नहीं की हमारी। इससे पहले हुकूमत ने बात की थी, बार बार कोई बात नहीं उन्होंने की कि हम लोग कैसे खत्म करेंगे। जब ये खत्म करने की बात नहीं करेंगे या खत्म करने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, या सिर्फ इंक्वायरी कमीशन बिठा के उनकी रिपोर्टें कहीं खाने में चली जाएंगी, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे इसको? आप जो लोअर लेवल पर देखिए बात करते हैं, जब आपके लोअर लेवल पर खाली सर जनरल साहब मईशत की वजह से नहीं होती महंगाई में मिडिल मैन का रोल होता है, गिरा फरोशी होती है, लोग ज्यादा चीजें कीमत में बेच रहे होते हैं जानबूझ के, आपकी बैड गवर्नेंस होती है, आप चेक नहीं कर पा रहे होते प्राइस को, आप इंश्योर नहीं कर रहे थे कि चीज लोगों को वैसे मिले, जखीरा अंदोजी होती है। ये चीजें जो है बहुत बड़ा फैक्टर हैं। जब आपकी सूबाई हुकूमतें काम नहीं कर रही होंगी तो यही होगा, और वो हो रहा है। देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ यही अर्ज कर रहा हूँ
मैं किसान भी हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ कि कितनी भी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं इसमें। मैं आपको ये भी बता दूं कि गंदम का जो बुरहान खड़ा किया गया है, ये मुझे पिछले साल से लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, आप गंदम मत बेचे अपनी, जो भी आप रख लें इसको, इसी कीमत बढ़ेगी इसमें। तो ये तो प्लानिंग लोगों ने की हुई थी, मेरी हुकूमत क्यों सोई हुई थी? मैं तो उससे ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका किसानों को फायदा नहीं हुआ, जो आपका एंड यूजर है, जो आम सारे को, उसको फायदा नहीं हुआ, तो बीच में जो लोग फायदा उठा गए हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? चले, मुझे इसमें एक नुकता सर, मैं जरा निसार चीमा साहब से इसके ऊपर एक नुकता। निसार चीमा साहब, आप लोग हुकूमतों में रहे हैं, हुकूमत में नहीं हुकूमतों में रहे हैं, क्योंकि बार बार आपकी हुकूमत बनी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो महंगाई इस वक्त लोग बोझ उसका उठा रहे हैं, इसकी बड़ी वजह ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत एक ज्यादा बड़ी वजह है, या बैड गवर्नेंस और चीजों को हैंडल ना कर पाना बड़ी वजह है? इमरान साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि क्या सारी दुनिया को नहीं पता कि जब हमने इक़्तिदार हैंड ओवर किया इनको, तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ 5.8 पे थी, जो अब इनके अपने अदाद शुमार के मुताबिक -0.4 पे पहुंच चुकी है। ये है कि ये देखें, इनके अपने अदाद शुमार हैं, पूरी दुनिया जानती है, कोई इसमें मुबालगा नहीं है कि हमने जब हैंड ओवर की तो उस वक्त मईशत किस तरह मुस्तहकम थी कि जीडीपी ग्रोथ 5.8 पे थी, स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, डॉलर स्टेबल था, पाकिस्तानी करेंसी की कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। इन्होंने आके जो आपने वजह पूछी, वजह इमरान साहब इनकी नायली है और बदइंतजामी है। कुछ चले बेबरकती और नौसत भी है, लेकिन यह है कि नायली और बदइंतजामी जो चीजें हैं। और दूसरी बात यह कि साख कोई नहीं है। अब देखें, नहीं डॉक्टर साहब, नौसत किधर डाल दिया आपने? मैं देखे सीरियस बात हो रही है, आप बीच में देखें, अभी नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले। उनके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है। अभी हमारे इमरान साहब, अभी हमारे भाई सदाकत साहब, नहीं, मेरी गुजारिश तो सुने। देखिए, हमारे भाई सदाकत साहब फरमा रहे थे कि गरीबों को, मजदूरों को मुफ्त खाना मिल रहा है, मुफ्त रिहाइश मिल रही है। मैं पूछता हूं कि भाई साहब, मोहतरम सदाकत साहब, ये फरमाएं कि किस दुनिया की आप बात कर रहे हैं? कहाँ मुफ्त खाना मिल रहा है, कहाँ मुफ्त रिहाइश मिल रही है? मुझे बता तो दें। साख आपकी ये है कि देखें, 5 साल में जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, देखें कम से कम, चलो जो 2 साल में 40 लाख देनी थी, 1 लाख ही दे चुके होते, कोई 40,000 ही दे चुके होते। 50 लाख जो घर बनने थे 2 साल में, क्या 20 लाख नहीं बनने चाहिए थे? वो 1 लाख ही अब तक बन चुके होते। ये है कि ये है कारकर्दगी, ये है इनकी क्रेडिबिलिटी, ये है इनकी साख। क्या इस पे बात करें? चलो एक ब्रेक लें, वापस आगे बात कीजिएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक लें, वापस आते हैं। जी, मैं 2 चीजें आपके सामने रखता हूं सदाकत भाई साहब। नंबर 1 तो IMF के साथ जो पाकिस्तान का मामला है, आप माशी अहदाफ पूरे नहीं कर पाए। आप कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त जा रही है मईशत, तो उसकी वजह से वो कटाई में पड़ गया है और अगले महीने उनकी टीम पाकिस्तान में आएगी और आके दोबारा आपके साथ रीनेगोशिएशन करेगी, तो उसमें ताखीर हो रही है। एक तो ये चीज़। दूसरा सर, देखें, जो बच्चों का जो फार्मूला दूध है, जो पाकिस्तान में ज़रूरत है बच्चों को मिलने की, उसका टैक्स कम होने के बावजूद उसकी कीमत 30% बढ़ गई है। सर, बहुत बड़ी अमाउंट है। हर घर में बच्चा होता है सर, और बहुत सारे बच्चों को ये दूध देना पड़ता है, जो फार्मूला दूध है। तो अब आप बताएं सर कि हम गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं सर? क्या अच्छा, 30% गलत और सही नहीं कह रहे आप एक साइड की बात कर रहे हो, मैं दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ। बात आपकी भी गलत नहीं है और बात मेरी भी गलत नहीं है। बात समझाने की ये है, इमरान साहब के जब हुकूमत आपको मिलती है तो उसके कुछ यानी ख़जाने की हालत होती है। ये बात बार बार हम रिपीट करते हैं और आप बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि इतने बड़े बड़े खसारे, आपके बिजली के इतने महंगे मंसूबे, आपका यानी 2-2 हज़ार अरब के आपके अगर वो सर्कुलर डेट हो जाते हैं, तो हुकूमत ने क्लियर करना। अगर ये हुकूमत हज़ारों अरब रुपए के खाली कर्जे वापस करती है तो ज़ाहिर है उसकी किसी न हीट तो बर्दाश्त करनी है। हुकूमत तो इमरान खान साहब आएंगे तो कोई जादू का चिराग तो लाएंगे। कितना खसारा था सर बिजली का? कितना खसारा था? सर्कुलर डेट कितना था जब आपकी हुकूमत आई? देखिए, 1100 अरब था, अब 2200 अरब हो गए। यही कहना चाह रहे होंगे सर? मैं ये कह रहा हूं कि आपने 2000 कह दिया सर, आपने ऐसे ही छूट के कह दिया। 1100 नवाज शरीफ छोड़ के गए थे 5 साल में, और आपने आगे 2 साल में 2200 कर दिया सर। हालांकि आपके दौर में बिजली चोरी भी नहीं हुई, हालांकि आपके दौर के अंदर लूट मार और बेईमानी भी नहीं हुई, हालांकि आपने अपने दौर में करप्शन भी नहीं करने दी। सर, मैं तो परेशान हो गया ना सर, क्या हो गया? अब इमरान, आप जितना आपने सवाल किए, इतना मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। जी सर, बताएं सर। क्या PTI गवर्नमेंट ने कोई एक मुआहदा किया है जिसमें हमारी गलती है? यही तो कहानी की असल बात है कि इतने बुरे, इतने बेतुके और इतने जालमाना
मुआहदे करके पाकिस्तान को फंसा के गए और 30-30 साल के मुआहदे, बाद मुआहदे 10 साल के। इमरान खान गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? उन मुआहदों से निकल आती। पाकिस्तान ने अपना इंटरनेशनल आपकी बहुत सारी आपकी कमिटमेंट होती है, लिहाजा ये आपके सवाल जो है इसी का जवाब है कि यही जुल्म है जिसको हम जब हम जाते हैं आप कहते हैं माजी की बात ना करें। अब जाए ढूंढे नवाज शरीफ को, वो तो करें ना सर, माजी का मैं कर देता हूं सर बात माजी की। पाकिस्तान को महंगाई के तूफान में छोड़ के नवाज शरीफ साहब लंदन की सड़कों पे कॉफियां पीते नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं अपने भाई सदाकत साहब से कई बार गुजारिश कर चुका हूं कि कभी तो जस्ट फॉर ए चेंज ही सही, कभी तो सदाकत साहब सदाकत से भी काम लें और कभी ये मान लें कि ये देखें सारा कुछ जो हुआ है ये नायली और बदजामी की वजह से हुआ बुनियादी तौर पर। और इनको जो मईशत हमने हैंड ओवर की, जो इनको हमने मईशत हैंड ओवर की वो एक मुस्तहकम मईशत थी, जो चाहे अपनी नायली को इस तरह छुपा नहीं सकते। ये मैं आपको वाज़े तौर पर इमरान साहब कहूँ कि ये देखें याह्या खान के स्याह तरीन दौर के बाद जिसमें ये वतन दोलख्त हुआ, उसके बाद ये 2 साल दौर जो है हमारे मुल्क का बदतरीन दौर जो है इसके तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान आप मुझे बताएं मैं सर न्यूट्रल ओपिनियन लेना जनरल साहब से। एक मिनट जनरल साहब से न्यूट्रल ओपिनियन। जनरल साहब सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, सवाल का जवाब दे इमरान, 1 मिनट के लिए। वो ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं सर। वो मैं सदाकत अब्बासी साहब आपका मौक़िफ़ ठीक है, आप जीत गए सदाकत भाई साहब। मुझे जरा सवाल पूछना है जनरल साहब से। मैं जरा सवाल जनरल साहब सवाल लेने मेरे जवाब दे दें। जनरल साहब छोटा सवाल लेना। जनरल साहब छोटा सवाल ये है कि इमरान नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगे मनसूबे थे, महंगी बिजली थी, महंगी पॉलिसी थी, लेकिन उसके बावजूद 11 रुपये के गालिबन यूनिट था और उस यूनिट के ऊपर जो खसारा था वो सर्कुलर डेथ हुआ 1100 अरब का। इमरान खान साहब के दौर में वही मनसूबे थे जो नवाज शरीफ साहब ने महंगे लगाए हुए थे, लेकिन बिजली इन्होंने बेची तकरीबन कोई 5-6 रुपये यूनिट की कीमत में इन्होंने बढ़ाया। चोरी भी रोकी, डकैती भी रोकी, 2 नंबरी भी रोकी, लेकिन सर फिर भी सर्कुलर डेथ जो है वो 2200 पे पहुंच गया, डबल हो गया 2 साल में। सर ये को समझ आता है आपको फार्मूला? देखिए 2 चीजें हम वही बात करें, एक तो बदइंतजामी और मिसमैनेजमेंट तो है, ये सदाकत साहब को मान लेना चाहिए। दूसरी बात जो चीमा साहब बात कर रहे हैं ना, ये भी बहुत सिंपलीफाई कर रहे हैं। जो नून लीग छोड़ के गई थी 5.8% वो 5 फिगर्स थी, और इससे पहले भी हम डार साहब के इस कारनामे की वजह से पाकिस्तान $7 लाख जुर्माना भर चुका हुआ है। उससे पहले भी इनको फिगर फज करने पे ये जुर्माना हो चुका हुआ था, अब फिर ये फज। इन्होंने जो कर्जे लिए थे, देखिए जो इन्होंने जो कर्जे लिए थे, आप आज तक पता नहीं चल सका कौन ले गया वो हमारा जो हमारे बॉन्ड बेचे थे। एक दफा 500 मिलियन का एक दफा बेचा था, 500 मिलियन का दूसरे बेचा था। उसका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट दे रहे थे 13.5% प्रॉफिट दे रहे थे ये लोग। ये कहां से पाकिस्तान पूरा कर सकते हैं चीजों को? ये सारी चीजें ये भी हमें मानना चाहिए। देखियो अगर आर्टिफिशियली आप इस चीज को होल्ड करके रखेंगे, डॉलर का रेट सारी दुनिया मानती है कि आर्टिफिशियली ये जगह स्टेबलाइज किया हुआ था उन्होंने। इसके लिए पाकिस्तान अपनी जेब से पैसे डाल रहा था। ये जो भी सदाकत साहब बात कर रहे हैं $20 अरब हमने खर्च किया, सब कुछ किया, ये इसी को तो नजर हुआ हमारा सारा कुछ। ये ठीक है जनरल साहब वक्त खत्म हो गया मेरे पास। जनरल साहब वक्त मेरे पास। आपका सबका मौक़िफ़ देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।